हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मेरा नाम है मंजरी सिंह। सुप्रीम कोर्ट कौन नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट हर एक वो कैंडिडेट जाना चाहता है जो कि लॉ करता है। नॉट इन अ सेंस ऑफ क्राइम, क्रिमिनल बन के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता हर कोई, बट इन अ सेंस ऑफ जॉब। मैं यहाँ पर आज बात करने वाली हूँ जॉब के सेंस में कि सुप्रीम कोर्ट आप क्यों जाना चाहोगे। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में, आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। आए दिन हम न्यूज़ में प्रेजेंट सीजेआई के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने इस केस में ये बोला। हम बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, बट व्हाट इफ अगर आप उन्हीं जजेस के आसपास आपको रहने का मौका मिले, आपको उन्हीं जजेस से कुछ सीखने का मौका मिला जो सुप्रीम है, जो हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस सिटिंग जजेस हैं, अगर आपको उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिले तो आई गेस इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं हो सकती। वो भी कब? जब आपका स्टार्टिंग करियर है, जब आप इनिशियल करियर में हैं अपने एलएलबी के बाद जॉब को लेके। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में, दैट इज ऑफ लीगल रिसर्चर इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल रिसर्चर की पोस्ट होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं हमारे आने वाले कोर्स के बारे में। अगर आप क्लैट पीजी एम कर रहे हैं ऑफ 2024 इन अपकमिंग दिसंबर 2023, या फिर अगर आप क्लैट पीजी 25 भी टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा अचीवर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। इन दैट कोर्स आई विल बी टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड 15 जून को ही मेरी क्लास 6:30 PM पर होने वाली है। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं msing10। इस पर आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी जो भी फीस होगी। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं? तो यू विल बी गेटिंग इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगी, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स का। इन एडिशन टू आपको इन क्लास पीडीएफ भी मिलेगी अलॉन्ग विद द केस एनालिसिस जो भी क्लास में होगा। फीस की बात कर लें तो आपके पास यहाँ 3 तरह के प्लान हैं। ये आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग होगा, आपको कैसे करनी है, कितने टाइम ड्यूरेशन में करनी है। अगर आप 18 महीने करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 35,000 का प्लान, एक बार में पेमेंट नहीं करना है। यू कैन ऑल्सो चूज द मंथली प्लान। 12 मंथ्स का करना चाहते हैं तो आपके पास 30,000 है फीस, एंड देन 6 मंथ्स के लिए यू हैव 22,500। अगेन यहाँ पे भी मंथली आपके पास ऑप्शन है। फर्दर मूविंग ऑन, अगर आप हमारे क्लैट पीजी या फिर अदर एलएलएम अपडेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ये QR कोड स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इन एडिशन टू दिस, आज यानी कि 9 जून से स्पेशल लाइव क्लासेस हमारे स्टार्ट हो रही हैं। आप अनअकैडमी के ऐप पे जाकर चेक कर सकते हैं। I will be teaching constitutional law series starting from today only at 8:30 PM. At 8:30 PM. वहाँ पर जाके ऐप इंस्टॉल करके आप पूरी तरीके से स्केड्यूल चेक कर सकते हैं। आज 8:30 बजे रात में I will be dealing with introduction of the constitutional law. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पेपर, ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्लैरिटी नहीं है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बेशक इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक। हम बात कर रहे हैं लीगल रिसर्चर की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कौन है, रिसर्चर है। कौन सा रिसर्चर है? लीगल, यानी कि लॉ के फील्ड में रिसर्चर। समवॉट इससे पता ये चलता है कि बेसिक एलिजिबिलिटी तो एलएलबी होनी ही चाहिए, क्योंकि नाम ही लीगल रिसर्चर है और वो भी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में हम अगर देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज कितनी होनी चाहिए? 20 से लेकर 30 के बीच में आपकी डेट होनी चाहिए एज, एज ऑन द फाइनल डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हो लॉ क्लर्क एग्जाम में, इसको हम लॉ क्लर्क के नाम से भी जानते हैं, रिसर्च एसोसिएट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये टाइटल मिलेगा अलग अलग नाम से। ठीक, तो यहाँ पर एज हो गई ये
देन कैंडिडेट का लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है, एज आई सेड LLB होना जरूरी है, यानी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उसमें 5 ईयर हो 3 ईयर हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, ठीक है, और वो एलिजिबल होना चाहिए फॉर एडवोकेट। देन जो भी कैंडिडेट 5th ईयर में पढ़ रहा है या फिर 3rd ईयर में, अगर वो 3 ईयर कोर्स में है तो इन दैट केस वो भी एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो लॉ क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लेगा जब वो लॉ क्लर्क का असाइनमेंट मिलेगा उसे, यानी कि लॉ क्लर्क का पेपर होने के बाद व्हेन ही विल बी गेटिंग एन असाइनमेंट एज अ लॉ क्लर्क, तब तक उसका LLB कंप्लीट हो जाना चाहिए। परसुइंग में वो एज अ लॉ क्लर्क नहीं ज्वाइन कर सकता। दिस इज द कंडीशन। कैंडिडेट के पास रिसर्च और एनालिटिकल स्किल बहुत जरूरी है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं लीगल रिसर्चर की, तो बिना इस स्किल के काम नहीं चलने वाला। राइटिंग एबिलिटीज होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग टू असिस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, वो जजेस का काम क्या है? जजमेंट लिखना, जजमेंट को इंटरप्रेट करना, जगह जगह से बाकी पुराने केस लॉस को ढूंढ के लाना और उनको लिंकअप करना, ये सारी रिसर्च होती है जो एक लीगल रिसर्चर को साथ में बैठ के जज के करनी पड़ती है। यहाँ पर जज के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारा काम खुद करें, फॉर दैट से एक लीगल रिसर्चर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो राइटिंग एबिलिटीज आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि समवेयर जज आपको कुछ भी लिखने को कह सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी 10 लाइन 20 लाइन किसी भी चीज पर कोई स्पीच देनी है उनको, वो एट मोमेंट आपको बोल सकते हैं। तो आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप तुरंत ये काम कर पाए। देन आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि एफिशिएंसी आपके कंप्यूटर से ही आएगी। आप सारा काम बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकते। आपको अगर रिसर्च करनी है तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए, इंक्लूडिंग आपके पास डिजायर्ड इंफॉर्मेशन निकालने का सोर्स भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल ESCR हो गया, मनु पात्रा है, SCC ऑनलाइन है, लेक्सिस नेक्सिस है, वेस्ट लॉ है, ये सब ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे सर्च इंजन्स हैं जहां से आपको लीगल की इंफॉर्मेशन निकालने में मदद मिलती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लॉ स्टूडेंट रहे हो तो आपने समवेयर अपने लॉ स्कूल में जब मूट कोर्ट किया होगा तो आपने इन वेबसाइट्स की हेल्प जरूर ली होगी, क्योंकि जब आपको कोई केस स्टडी करनी होती है तो आपको इन सब सर्च इंजन की हेल्प लेनी पड़ती है। उसी तरीके से आपको वहां पर भी वो काम करना है। कॉल फॉर एप्लीकेशंस एंड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अभी पिछला जो बीता 4 जून है 2023 को, अभी आपका ये लॉ रिसर्चर वाला एग्जाम हुआ है। अगर आप नहीं दे पाए हैं, आप देना चाहते हैं, या फिर अभी आप LLB लास्ट ईयर में है, आप नेक्स्ट ईयर का सोच रहे हैं, तो आज आपके लिए हर एक डिटेल में लेके आई हूँ। आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा व्हाट दिस पेपर इज ऑल अबाउट, क्योंकि ये जो 4 जून को पेपर हुआ है इसमें पैटर्न भी चेंज हुआ है। हालांकि कोई सरप्राइज पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था, प्रॉपर उसी बेसिस पे बच्चों ने तैयारी करके वो अपीयर हुए हैं, बट काफी अलग पैटर्न कर दिया गया एज कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। पहले एक ही पेपर होता था जिसमें आपका इंग्लिश भी आता था और लॉ का पेपर भी आता था MCQ बेस्ड, बट अब पैटर्न चेंज हो चुका है जिसमें काफी डीप में नॉलेज एक्सपेक्ट करी जा रही है। आपको सिर्फ लॉ की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी राइटिंग स्किल के बारे में भी उनको उसी वक्त पता चल जाएगा व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर, तब आपका शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू होगा। यानी कि कह सकते हैं कि काफी यहाँ पर फिल्टर करने के लिए इस रिटन एग्जाम को थोड़ा टफ बनाया गया है। तो 4 जून को आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप आगे का टारगेट करिए, आप नेक्स्ट दीजिए, उस पर हम बात कर लेते हैं। जनवरी के मंथ में हर साल रजिस्ट्री इनवाइट करती है एप्लीकेशन, जो कि सबमिट ऑनलाइन होता है स्कैन सिग्नेचर और फोटोग्राफ के साथ। रजिस्ट्री यहाँ पे कॉल फॉर एप्लीकेशन निकालती है इनवाइटिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें आपकी फीस होती है 500, जो कि ऑनलाइन ही आपको पे करनी होती है, और एलिजिबल कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एलिजिबिलिटी की बात कर ली है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेंट जो है वो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, चाहे वो कन्विक्टेड की बात हो या फिर अगेंस्ट होम क्रिमिनल ट्रायल इज पेंडिंग, कोई भी इससे लेना देना नहीं होना चाहिए उसका क्रिमिनल केस से। 5th ईयर में जो पढ़ रहा है या 3rd ईयर में जो पढ़ रहा है इन द 3 ईयर कोर्स, वो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी अपनी ग्रेड शीट की, मार्क्स कार्ड की, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, जब अंटिल द एंड ऑफ 4th ईयर या 2nd ईयर। कहने का मतलब ये है कि अगर अपीयरिंग हो, आप अगर इंटीग्रेटेड वाले में 5th ईयर में हो
या फिर आप 3 ईयर वाले में 3rd ईयर हो, तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो 4th ईयर तक की जो मार्कशीट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी इन द केस ऑफ इंटीग्रेटेड, एंड इन द केस ऑफ 3 ईयर कोर्स आपको 2nd ईयर तक की मार्कशीट देनी पड़ेगी। आपको अपनी परफॉर्मेंस तो एटलीस्ट एक्नॉलेज करानी ही पड़ेगी ना यहाँ पे। तो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसा मैंने कहा कि पैटर्न आपका चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ पैटर्न यहाँ पर? तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर अब 3 फेज का कर दिया गया। पहले क्या था? पहले 2 फेज था, अब कर दिया गया है 3 फेज में। पार्ट 1 विल बी एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें कैंडिडेट की एबिलिटी टेस्ट करी जाएगी कि वो किस तरह से लॉ को समझता है और उसका एप्लीकेशन कैसे करता है, और उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एमसीक्यू बेस्ड आपका पार्ट 1 होने वाला है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन रिलेटेड टू इंग्लिश भी, एंड ऑल्सो लॉ के पोर्शन में भी आपको पैसेज दिया जाएगा और उस पर आपसे इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन किए जाएंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट 2, तो ये सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसा आपने अपने सेमेस्टर्स में दिया होगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और वो क्या कवर करने वाला है? वो राइटिंग और एनालिटिकल स्किल। अब आपको यहाँ पे लॉ नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं दिए जाएंगे फॉर द टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड चीजें लिखनी है, ठीक है, जो एक्चुअली में आप हेल्प करने वाले हैं जजेस को वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, आपको वो लिखना पड़ेगा। पार्ट 3 इज द इंटरव्यू बाय इंडिविजुअल जजेस, ठीक है। सो डिटेल में देख लेते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका सेम डे पर कंडक्ट होने वाला है, 2 सेशन में होगा, एक बार में नहीं होगा। 2 घंटे का ब्रेक आपको बीच में मिलने वाला है। एक बार आपका पार्ट 1 हो गया, उसके बाद आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर आपका सेकेंड पार्ट होगा। पार्ट 1 OMR शीट पर होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इट इज एमसीक्यू बेस्ड, और ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड दोनों में लिखा है एट द टेस्ट सेंटर, लेकिन मैं इस बार की अगर बात करूं तो इट वाज डन ऑफलाइन, ठीक है, और ऑफलाइन ही होता है, लेकिन इन्होंने लिख रखा है। क्यों? क्योंकि फर्दर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के चलते अगर इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़े तो कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक। तो जैसा भी सीजीआई यहाँ पर टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये पेपर लिया जाता है। पार्ट 2 आपका कंडक्ट हो सकता है फिजिकल मोड में, ठीक है, पेन पेपर मोड, ऑनलाइन, हाइब्रिड, इसमें भी लिखा हुआ है, बट इस बार आपका ऑफलाइन ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, जो मैंने बात करी अभी। पार्ट 1 जो सिलेक्शन प्रोसेस का रहेगा उसमें 100 MCQs होने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, जिसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया इंग्लिश में, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसको पैसेज बेस्ड होंगे, ठीक। आपको पैसेज पढ़ के समझना है और आपको आंसर करना है। सेकेंड जो पोर्शन आपका होगा वो ऑब्जेक्ट, ये सेम पार्ट 1 की बात हो रही है। एक पोर्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो गया। अब आता है ऑब्जेक्टिव टाइप एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, जो कैंडिडेट की एबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस तरीके से लॉ को अप्लाई करता है, जिसमें लॉज कैसे कौन कौन से हो सकते हैं भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, CRPC है, CPC, IPC, इंडियन एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ के नाम दे दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और पूछा जा सकता है। थर्ड पार्ट इसी पार्ट 1 में जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन लॉ जूरिस्प्रूडेंस इन द लास्ट 1 ईयर। यानी अगर आप क्लैट PG की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपको पता होगा कि क्लैट PG के पेपर में जैसे रीसेंट लॉज एंड डेवलपमेंट्स पूछे जाते हैं, इन द सेम वे यहाँ पर आपसे वो पूछा जा सकता है, ठीक। लास्ट 1 ईयर में जो भी केस लॉज आए हैं, कोई भी नया एक्ट आया है, कोई भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज कुछ भी हुए हैं, रीसेंट डेवलपमेंट, उसके बेसिस पर जूरिस्प्रूडेंस कोई नया डेवलप हुआ है, उसके बेसिस पर आपसे पूछा जाएगा, एंड यू हैव टू आंसर दोस। क्योंकि ये MCQ बेस्ड है, OMR में होगा तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। और MCQs में आपका इंक्लूडेड होगा रेलेवेंट प्रोविजन, जहां पे भी नेसेसरी है। मतलब कि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कंसेप्चुअल बेस्ड, आपसे स्टैट्यूट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं पार्ट 2 पे, जो थोड़ा नया है। पार्ट 1 में बहुत कुछ नया नहीं मिला। पार्ट 1 में आपको कह सकते हैं कि जो पार्ट अभी पिछला वाला आता था पेपर, वो पार्ट 1 ही था, ठीक। लेकिन अब आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 दो आ गए हैं। पार्ट 2 थोड़ा नया है, इसके लिए आपको 3.5 घंटे दिए जा रहे हैं। आपने 3 घंटे का MCQ कर लिया 100 क्वेश्चन का, अब आपको मिला बीच में 2 घंटे का ब्रेक, एंड अब आपको मिलते हैं 3.5 घंटे पार्ट 2 को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें 30 मिनट जो है, 3.5 है ना, 3.5 तो कोई पेपर नहीं होता है, अजीब सा लग रहा है ना सुनने में। तो जो स्टार्टिंग का जो आधा घंटा है वो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, कि आप आराम से पढ़ के समझ लीजिए
क्यों? क्योंकि मैंने कहा क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, बहुत इजी नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, यहाँ पर हमसे प्रैक्टिकली चीजें लिखवाई जा रही है, तो इंस्टेंट समझना, इंस्टेंट लिखना ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। और ये आपका होगा 300 मार्क्स का, वेटेज भी इसका ज्यादा है, तो कह सकते हो कि ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है सिलेक्शन में। ठीक, तो इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन है। ठीक, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आपको एक ब्रीफ प्रिपेयर करनी है। आपने अक्सर सुना होगा, जजेस हो गए, एडवोकेट्स हो गए, उनके मुंह से आपने ब्रीफ सुना होगा ना कि ब्रीफ बनानी होती है। ब्रीफ क्या होती है? ब्रीफ इज बेसिकली सिनॉप्सिस होता है। आपने खूब बड़ा सा लंबा सा कोई केस पढ़ा, आपके पास खूब बड़ा जजमेंट था, ठीक है, एंड देन आपने क्या करा, उसको कम शब्दों में लिखा। आप जब इंटर्नशिप आपने करी होगी, इन दैट केस आपको जजेस ने कहा होगा या एडवोकेट्स ने, जिसके भी अंडर आपने इंटर्नशिप करी होगी, तो दे मस्ट हैव टेल यू कि भाई ये केस फाइल पढ़ो, ठीक, और केस फाइल पढ़ के इसका जो है पॉइंट्स निकालो, इसका ब्रीफ बनाओ। तो उसमें क्या करते थे हम कि जो जो मेजर चीजें होती थी उसके हम बुलेट्स बना लेते थे और वो हम उसी के अकॉर्डिंग ब्रीफ प्रिपेयर करते थे। तो ये क्वेश्चन जो दिया जाएगा, इट शैल रिक्वायर द कैंडिडेट के ब्रीफ सिनॉप्सिस बनाया जाए या प्रेसी बनाया जाए। प्रेसी समझते हो? प्रेसी राइटिंग करी होगी आपने 12th तक। उसमें क्या होता था कि एक पैसेज दे दिया जाता था, फिर वर्ड्स काउंट करो, वर्ड्स का 1/3 हम काउंट करते थे और उसके बाद उसको 1/3 में करते थे। वो क्या होता था, बेसिक मैंने क्या समझा, इस प्रेसी को समझ के मैंने क्या समझा और फिर मैं उसको लिखूंगी। ठीक है, सो यही आपको करना है। लिमिट क्या है कि 750 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट इज 750 वर्ड्स। अब यानी एक और वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि राइटिंग भी फर्क पड़ता है, तो इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप वर्ड्स काउंट नहीं करना चाह रहे हो वहां पे बैठ के, तो आप समझ लीजिए एक सिंगल पेज है और सिंगल पेज के दोनों साइड, आगे और पीछे दोनों साइड आप मिला लो, बस, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक, राइटिंग का इशू होता है तो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि भाई 750 वर्ड्स आपकी लिमिट है। नाउ कैंडिडेट को कॉपी दी जाएगी किस चीज की, एसएलपी की या सिविल या क्रिमिनल अपील की या रिट पिटिशन की। ठीक, ये 3 मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट डील करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि लीगल रिसर्चर का एग्जाम है, तो आपको इन्हीं 3 चीजों की कॉपी दी जाएगी। आपको कोई इनिशियल जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाले केसेस हैं वो नहीं दिए जाएंगे। या तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल या सिविल अपील आती है तो आपको उसकी कॉपी दे दी गई, या तो रिट पिटिशन आती है तो या तो आपको उसकी कॉपी दे दी गई, या फिर आपके पास एसएलपी आता है सुप्रीम कोर्ट में तो आपको एसएलपी की कॉपी मिल गई। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले से क्या प्रिपेयर करना है कि जब आप इस एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। आपको फॉर्मेट पता हो कि हाँ आप पहचान सको कि ये एसएलपी है, वैसे तो लिखा रहता है, ठीक है, बट आपको फेमिलियर होना जरूरी है। वहां पर इंस्टेंट बैठ के डिसाइड हमें नहीं करना है कि ये क्या है। ठीक, आपको आइडिया हो कि कैसे लिखा जाता है। आप क्योंकि इस पेपर में बैठने जा रहे हैं तो आप जरूर फिर आप इंटर्नशिप करिए अपनी एलएलबी में, और अगर आपने नहीं करी है और आप अगले में अपीयर होने जा रहे हैं तो आप फिर किसी भी अपने जानने वाले एडवोकेट के थ्रू या फिर कोई भी आप कंसल्टेंट, कोई भी जानने वाला आपका होगा, उसके थ्रू आप किसी एडवोकेट के पास जाइए और आप उनसे भी ये सब चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको एक लॉयर, ठीक है, एडवोकेट की बात कर रही हूँ, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही आपको प्रॉपर बता सकता है। ठीक है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जितना अच्छे से बता पाएगा उतना कोई नहीं बता पाएगा। अब मान लीजिए मैंने तो ये सब कर लिया, मुझे ये कॉपी मिली, मैंने 2 साइड लिख के भाई 750 में जमा कर दिया, लेकिन आखिर ये किस बेसिस पर चेक होगा? मतलब मैं अगर प्रिपरेशन मैम कर भी रहा हूँ तो मैं किन चीजों को मैं ध्यान में रखूं कि मेरा एक परफेक्ट आंसर बन के तैयार होगा? तो पैरामीटर्स जो होंगे जज करने के इस क्वेश्चन को, वो क्या होंगे कि उस कैंडिडेट के अंदर कितनी एबिलिटी थी रेलेवेंट फैक्ट्स को समझने की, आइडेंटिफाई करने की। यानी अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो आपको रेलेवेंट फैक्ट्स का मतलब मालूम होगा कि सेक्शन 5 से लेकर 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से। अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी कि हम सारे फैक्ट्स को नहीं लेते हैं, हम किसके बेसिस पर आगे केस को चलाते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पर। तो यहाँ पर देखा जाएगा क्या वो बच्चा रेलेवेंट फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाया है, पहला। दूसरा, क्या वो लीगल इश्यूज को समझ पा रहा है, हाई कोर्ट या एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने जो भी लीगल इशू था क्या वो उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तीसरा, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इश्यूज डन बाय हाई कोर्ट इन द इम्प्यूग्ड डिसीजन। अब सीधी सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट अपील आया है तो पहले हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया होगा ना, तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें जो इश्यूज हैं
उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो हाई कोर्ट के जजेस ने किया है, क्या वो उसको समझ पा रहा है? देन रेशियो, किस बेसिस पर क्या डिसीजन दिया गया है, हाई कोर्ट के जजेस ने जो डिसीजन दिया उसका रेशियो क्या है? एंड देन रेलेवेंट ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब क्या समस्या थी? हाई कोर्ट ने जब डिसीजन सुना दिया तो आखिर ऐसी क्या समस्या आई कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आना पड़ा? और सुप्रीम कोर्ट के सामने आने के लिए कुछ ग्राउंड्स ही होते हैं, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बहुत जरूरी है, ठीक। क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आने का जरूरत पड़ी? देन एबिलिटी टू कंडेंस इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट लॉजिकली, मतलब डॉक्यूमेंट में जो भी पूरी इंफॉर्मेशन है उसको समझ के उसको लॉजिकली कनेक्ट करना कि किस तरीके से जजेस ने क्या कहा है और उसको कनेक्ट करके फिर सुप्रीम कोर्ट आने का रीजन वो समझना। एंड द लास्ट इज ब्रेविटी। ब्रेविटी समझ पा रहे हैं? आपको काम ही यही दिया गया है। आपको काम क्या दिया गया है कि इतने बड़े जजमेंट को, आपको इतनी बड़ी फाइल को 750 शब्द में लिखना है। तो ये आपके अंदर अगर ब्रेविटी का टैलेंट होगा तभी आप कर पाओगे। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आपका ये आंसर चेक होने वाला है, आपको ये समझना है। तो इसके लिए आपको फाइल रीडिंग जरूरी है। ये एक ऐसा काम है जो प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। ये एक दिन एक रात में बैठ के आपको नहीं आ जाएगा। पहला वाला जो पार्ट है पेपर 1 है, उसमें तो आप समझ सकते हैं कि आपका नॉलेज बेस्ड है, थोड़ा एनालिटिकल बेस्ड है, वो पढ़ के आ जाएगा। लेकिन पार्ट 2 में आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, आपको एडवोकेट्स के पास जाना पड़ेगा अगर आपने कभी भी विजिट नहीं किया है। और कुछ लोग तो प्रैक्टिसिंग भी होते हैं जो फिर इस पेपर को भरते हैं, तो उनको तो आइडिया होगा। क्वेश्चन 2 क्या आएगा? क्वेश्चन 2 आएगा ड्राफ्ट रिसर्च मेमो बनाने के लिए। इस क्वेश्चन में कैंडिडेट को एक ब्रीफ फैक्चुअल डिस्प्यूट दे दिया जाएगा, आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी कि ये मामला हुआ था, ठीक। मतलब रियल कंडीशन जो होती है उसी के बेसिस पर आपको एक रियल कंडीशन दे दी जाएगी, जिसके बेसिस पर आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है। रेलेवेंट स्टैट्यूट्स दे दिए जाएंगे कि ये इसमें क्या क्या केस है, कौन सा मामला है। प्रेसिडेंट्स दे दिए जाएंगे, मतलब इस पे अगर प्रीवियस कोई केस आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जोसेफ शाइन का लूँ तो मान लीजिए आपको जोसेफ शाइन के फैक्ट्स दे दिए, ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब जोसेफ शाइन में 497 इंक्लूडेड था, तो वो क्या करेंगे, आपको ये बता देंगे कि इसमें 497 है, इसमें आर्टिकल 14 है, ठीक। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट्स भी लिख दिए, यानी कि इसमें पी रति नाम का केस उन्होंने मेंशन कर दिया। जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं, जितने भी पुराने केस लॉज आए हैं, वो सब इसमें वो मेंशन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। कि डिस्प्यूट को आपको डिसाइड करना है, क्योंकि प्रीवियस केस लॉज आप कंसिडर करते हो ना, तो इसीलिए आप समझ लीजिए वहां पर आपको वो जज बना रहे हैं कि यू आर द जज। आपके सामने एक डिस्प्यूट है, आपके सामने वो प्रोविजन है जो क्वेश्चन में है, जिस पर सवाल उठा है, एंड देन यहाँ पर प्रीवियस जो प्रेसिडेंट्स है वो हैं, अब उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। अलॉन्ग विथ सर्टेन इररेलेवेंट डिसीजन जो मॉडिफाई करते हैं लाइन ऑफ प्रेसिडेंट को, कुछ इररेलेवेंट डिसीजंस भी होंगे, ठीक है, जो बिल्कुल अलग जा रहे हैं, उनको भी दिया जाएगा। नाउ कैंडिडेट को क्या करना है, उसको एक ड्राफ्ट बनाना है रीजन मेमो, जो कि 2 पन्ने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 750 से 1000 वर्ड ऑन द डिस्प्यूट। अब मैंने क्या कहा, 750 के केस में 1 पेज था आगे पीछे, ठीक है, फ्रंट और बैक 2 पेजेस की बात हो रही है, मतलब 2 पेज फ्रंट बैक, ठीक। ऐसे आपको यहाँ पर इतना आपको मैक्सिमम रखना है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर 750 स्टार्टिंग है, वहां मैक्सिमम था 750 वर्ड, यहाँ पर स्टार्टिंग है, मैक्सिमम यहाँ पे 1000 वर्ड्स है, ठीक है। नाउ यहाँ पे पैरामीटर कैसे होगा, सीधी सी बात है, आपको तो रिसोर्सेज दे दिए गए हैं ना, आपको तो दे दिया गया, आपको सेक्शन बता दिया, आपको प्रेसिडेंट्स दे दिए। अब उन अवेलेबल रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कितने अच्छे से करते हो, ये चीज वो जज करेंगे। मतलब आपने रेलेवेंट लीगल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करा, व्हाट इज योर एबिलिटी, वो जज होगी। सेकेंड, आपने लीगल लैंग्वेज को कितना यूज किया। आपको मालूम होगा जब आप LLB करने गए होंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको जब सेमेस्टर एग्जाम आपने लिखा होगा तो आपको बहुत मुश्किल हुई होगी। क्यों? क्योंकि हमको लीगल वर्ड आ नहीं रहे होते। अभी तो क्या होता है, फ्रीक्वेंटली पढ़ते पढ़ते हमें वो बेयर लैंग्वेज से बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, तो हमें बेयर की लैंग्वेज आ जाती है, बेयर एक्ट की, तो हम वो यूज करने लग जाते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में। बट जब आप फर्स्ट ईयर में LLB में गए होंगे तो आपको वो बेयर एक्ट समझ नहीं आती होगी। आपको पेपर में, पहले पेपर में डेफिनेटली पहले सेमेस्टर में आपको बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा कि ये लैंग्वेज कैसे लिखे, तब याद करना पड़ता था। एक टाइम बाद हमने याद करना बंद कर दिया, समझने लग गए हम लोग, लेकिन शुरू में हम लोगों को याद करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, लीगल लैंग्वेज। अब ये नहीं है कि कोई XYZ है जिसने LLB नहीं करी है
वो जो लैंग्वेज यूज कर रहा है वही हम भी कर रहे हैं। भाई हमें तो जैसे कोई होता है ना, कोई कॉमन, हम कहते हैं कॉमन मैन, कोई कॉमन मैन कह रहा है, उसी कॉमन मैन को हम लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, है ना। तो ये हमारी बोलचाल की भाषा है, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में आदमी मैड बोल देता है। हमारे यहाँ मैड की बहुत सारी डेफिनेशन है ना। हम ल्यूनाटिक भी यूज करते हैं, अलग अलग टर्म्स हमारे पास आते हैं। लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। बट आपको क्या करना है? लीगल लैंग्वेज पे फोकस करना है। एक्सपोजिशन ऑफ द लॉ, आपको लॉ का यूसेज इतना पता हो कि आप उसको कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। एनालिसिस फैक्ट्स की, जो आपको फैक्ट्स दिए गए थे जिसके बेसिस पर आपको एक मेमो बनाना था, आप उन फैक्ट्स को कितना समझ पा रहे हो और आप उस फैक्ट्स पर लॉ कैसे एप्लीकेबल कर रहे हो। आपको दे दिया गया कि हाँ भाई कोई पर्सन है, उसने उसका मर्डर करा, गला रेत दिया, ठीक है। अब गला रेत दिया आपको पता तो है, आपने पढ़ लिया, लेकिन कौन सा सेक्शन लगेगा आईपीसी का ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई पर्सन है, अब मान लीजिए आप बात कर रहे हैं कि कोई पर्सन है जिसने जो है अडल्ट्री कमिट किया है, ठीक, उसकी वाइफ के साथ अडल्ट्री कमिट किया। अब आपको पता है, यही नहीं मालूम है कि आईपीसी में तो अब 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, ठीक, लेकिन डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। तो अब यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी आप किस तरीके से कर रहे हैं उन फैक्ट्स की, उन फैक्ट्स पे लॉ की, ये इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पर जज किया जाएगा। एंड देन ओपिनियन, आपका क्या जजमेंट निकल के आया, व्हाट्स योर ओपिनियन। पिछले प्रेसिडेंट्स को समझा आपने, आपने पूरे फैक्ट्स को एनालिसिस किया, देन आपने उस प्रोविजन को भी अप्लाई किया एंड फिर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं, ठीक। जैसे जोसेफ शाइन का एग्जाम्पल लें तो पुराने सारे केसेस को ध्यान में रखते हुए कि भाई जब ये समय था, जब पुराने केसेस आए हैं, वो ऐसा टाइम था जब विमेन जो थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड। उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, तो उनको, वो बहुत इनोसेंट थी, उनको इतनी समझ नहीं थी, तो ऐसा माना जाता था कि उनको बहला फुसला के जो है एडल्ट्री कमिट करी जा सकती है। बट आज की डेट में विमेन इज स्मार्ट इनफ, वो भी बाहर निकल रही है, वो भी एक ही क्लास में बैठ के उस लड़के के साथ बैठ के पढ़ रही है, ठीक है, वो भी कंधे से कंधा मिला के चल रही है, दुनिया देख रही है। पहले की औरतें दुनिया नहीं देख रही थी, अब वो दुनिया देख रही है। तो जब वो भी उतनी दुनिया देख रही है जो वो लड़का दुनिया देख रहा है, तो हम कैसे कहते हैं कि उसको बेवकूफ़ बना दिया, कैसे हम कहते हैं कि उसको बहला फुसला दिया। फॉर दैट बेसिस कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 को हम इस बेसिस पर चैलेंज नहीं कर सकते कि वो उसका हस्बैंड अगर जो है केस कर रहा है तो उसकी वाइफ क्यों नहीं कर पा रही है, अगले की वाइफ क्यों नहीं कर पा रही है। तो हम ये नहीं कर सकते कि उसकी वाइफ को भी राइट दे दे। ऐसे तो आए दिन घर टूटते रहेंगे, क्योंकि अब हम थोड़ा लिबरल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। ऐसे केसेस देखे जाते हैं, पीपल आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर। बट ये अगर हमने कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे तो केस लॉस बढ़ जाएंगे, इससे तो बर्डन जुडिशरी का बढ़ जाएगा। तो सीधा उन्होंने क्या रास्ता देते कि हम आज की डेट में क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। हमारा मानना है कि दो लोग अगर इन्वॉल्व है किसी रिलेशनशिप में तो वो अपने कंसेंट से इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर कंसेंट से कोई चीज़ अगर करी जा रही है तो हम उनको पीछे नहीं कर सकते, हम उनको उस चीज़ की सज़ा नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर सज़ा देनी है तो वो हस्बैंड वाइफ का मामला है, वो अगला उसको डिवोर्स दे सकता है। डिवोर्स का ग्राउंड हमने ओपन रखा है, वो हमने बंद रास्ता नहीं किया है, लेकिन क्रिमिनलाइज हमने नहीं कर रखा है। अब ये हम क्यों इसमें फंसे, ये घर का मामला है, प्राइवेसी का मैटर है, इसमें हम नहीं घुसेंगे, ये दोनों लोग मियाँ बीवी अपना देखें। तो ये एक एनालॉजी ड्रॉ करता है सुप्रीम कोर्ट। उसी तरीके से आपको भी ये काम करना है। आपको जो प्रेसिडेंट दिए जाएंगे उसके बेसिस पर आपको समझ के आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि मेरा ओपिनियन क्या है, किन किन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आती है रिजल्ट्स की बात। आपने दे दिया पेपर 1, आपने दे दिया पेपर 2, ठीक है, दोनों पेपर हो गए, सेम डे पर हो गए। नाउ कैंडिडेट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% का अटेन नहीं करते हैं या ऐसी कट ऑफ जो पार्ट 1 में मेंशन करी गई है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक, एंड एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उनकी पार्ट 2 की आंसर शीट चेक नहीं करेगा। MCQ चेक करना आसान होता है, मशीन होती है चेक कर देती है। अगर 40% या फिर अगर कोई और कट ऑफ उस बार मान लीजिए मॉडिफाई करके रखी गई है, तो अगर उतना अटेन नहीं किया तो पेपर 2 चेक नहीं होगा। पेपर 2 का सब्जेक्टिव चेक करने में मेहनत नहीं करेगा एग्जामिनर। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, पार्ट 2 में क्वालिफाई होने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 50% चाहिए। अब ये मिनिमम है, 40% मिनिमम है पेपर 1 में, 50% मिनिमम है पेपर 2 में।
ठीक है। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का था, तो आपको कम से कम यहाँ पर 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। पेपर 2 की कॉपी तब आपकी चेक होगी। ये क्वालिफाइंग की बात हो रही है, ये नहीं है कि मेरिट में आ जाओगे। मेरिट में तो कट ऑफ डिसाइड करेगा, ठीक है। मेरिट में कौन डिसाइड करेगा? कट ऑफ। लेकिन कम से कम 40 मार्क्स होने चाहिए 100 में से, तब आपकी पेपर 2 की कॉपी चेक होगी। और पेपर 2 में क्वालिफाई कब होगे? जब आपका 300 में से 50% है, यानी कि 150 नंबर है। अगर 300 में से 150 आपने स्कोर किया है तो आप माने जाओगे क्वालिफाइड, ठीक है। अब असेसमेंट करने के बाद पेपर 2 का रजिस्ट्री प्रिपेयर करेगा रिजल्ट रिटन एग्जामिनेशन की कंबाइंड स्कोर पे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्क्स जोड़ दिया जाएगा और फिर आपका जो है रिजल्ट बनता है, ठीक। इंडिविजुअल स्कोर जो कैंडिडेट का होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंडिविजुअल को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, जहाँ पे कैंडिडेट ने खुद को रजिस्टर किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम। एक सेकेंड, सॉरी, ये नहीं, पहले है, पहले ये है, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है मार्क्स जो स्कोर किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जो कंसिडर किए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए अलॉन्ग विद कट ऑफ स्कोर, वो पब्लिश कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। अभी आपको मार्क्स रिवील नहीं करे जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्क्स कंबाइन किया, उसके बेसिस पर एक लिस्ट बना दी, शॉर्ट लिस्टिंग कर दी गई इंटरव्यू के लिए, वो आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पता चल जाएगा। कैंडिडेट जो क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको पूछा जाएगा, उनको सबमिट करनी होगी एक प्रेफरेंस लिस्ट जजेस ऑफिस की। हर एक किसी की प्रेफरेंस होती है, मैं इन जज के अंडर करना चाहता हूँ, मैं इन जज के अंडर, तो वो एक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट देगा जजेस ऑफिस की इन अ सीक्वेंस ऑफ देयर चॉइस, जिनके अंडर वो काम करना चाहता है। तो अगर उसका स्कोर अच्छा रहता है, वो मेरिट लिस्ट में अगर वो नंबर 1 2 पे ऐसे आता है, तो उसको उसकी लिस्ट के हिसाब से चॉइस दे दी जाएगी। फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो इंडिविजुअल का जो स्कोर है वो उसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम मतलब खुद को रजिस्टर किया था, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है? रैंक के बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनल इंटरव्यू के लिए। मेरिट लिस्ट बनेगी, उस रैंक के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे जज के ऑफिस में इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस इंडिकेटेड, उसने जो प्रेफरेंस रखी है। अब ऐसा नहीं है कि उसने अगर प्रेफरेंस, वो मान लीजिए उसकी रैंक नंबर 1 बन रही है और उसने सीनियर मोस्ट जज को का नाम नहीं दिया था, मान लीजिए उसने कोई 3rd सीनियर मोस्ट जज का नाम दिया था, तो उसका इंटरव्यू 3rd सीनियर मोस्ट जज के ही ऑफिस में होगा, ठीक है। उसको 1st सीनियर मोस्ट जज का ऑफिस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पे 3rd सीनियर मोस्ट जज है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलेगा। हो सकता है किसी की रैंक 10 हो, लेकिन उसने सीनियर मोस्ट जज को नंबर 1 पे रखा है, तो उसका इंटरव्यू वो ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे प्रेफरेंस को मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक। सो कैंडिडेट जो हायर है रैंक में, वो ड्यूली कंसिडर किया जाएगा जज के लिए फ्रॉम द टॉप ऑफ हिज प्रेफरेंस लिस्ट। अगर वो जिसकी रैंक अच्छी है तो उसको तो अपनी टॉप लिस्ट के हिसाब से मिल जाएगा। अच्छा, हर एक जज का ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू एलोकेट किया जाएगा प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ कैंडिडेट। पहले क्या होता था? पहले ये सब नहीं था, पहले प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह नहीं मांगी जाती थी, और ना ही ये सब कॉन्सेप्ट था कि अलग अलग पैनल बैठ रहा है, ठीक है। हाँ, पैनल इन द सेंस अलग अलग, क्योंकि कई दिन चलता था तो पैनल चेंज होता रहता था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं बैठता था। अभी क्या है कि हमें हमारे हिसाब से जो जज हमको चाहिए वो ही हमारा इंटरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। और हर एक जज को प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉट कर दिए जाएंगे टोटल वैकेंसी के हिसाब से, ठीक। ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है। ये हो गया आपका पेपर पैटर्न के बारे में, पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने फेजेस में होगा और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका टर्म क्या होने वाला है? तो क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट है, जो कि कोर्ट के जब समर वेकेशन के बाद कोर्ट ओपन होता है, जैसे कि अभी इसका एग्जाम हुआ है, तो अभी इसी दौरान पे आपका सारा प्रोसीजर हो जाएगा। अभी आपका रिजल्ट आएगा पेपर 1 पेपर 2 के बाद वाला, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये इस इन द मीन वाइल टाइम ऑफ दीज वैकेशन ये काम हो जाएगा, और जैसे ही कोर्ट ओपन होगा उसके बाद आपका जो है टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा इसका जॉब का, ठीक है। एंड वे कब खत्म हो जाएगा? जब समर वेकेशन अगला आएगा तब तक ये खत्म हो जाता है, ये ऑफिशियली होता है। लेकिन टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है आगे आने वाले टाइम के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है सेटिस्फैक्शन एंड अप्रूवल उस जज का जिनके साथ लॉ क्लर्क अटैच है, ठीक है। उनकी यहाँ पर उनका अप्रूवल देखा जाएगा, अलॉन्ग विद दैट सीजेआई का भी देखा जाता है, ठीक है। ये देखा जाएगा, मान लीजिए किसी का काम बहुत अच्छा है, अगला चाहता है कि इस बच्चे को मैं अगले साल और रखा रहूं, तो यहाँ पर वो चाहें तो उस बंदे को यहाँ पे रख सकते हैं।
लॉ क्लर्क जो इंटेंडेड टू लीव असाइनमेंट, अगर अर्ली स्टेज पे वो छोड़ना चाहता है काम, तो यहाँ पर उसको प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी कम से कम 1 महीने के एडवांस में प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द जज को, ठीक है। 1 महीने की नोटिस आपको देनी पड़ेगी, आप बिना कुछ बताए गायब नहीं हो सकते हैं। एंगेजमेंट जो लॉ क्लर्क का है वो टर्मिनेट भी किया जा सकता है, मान लीजिए बिहेवियर नहीं अच्छा है, काम नहीं सही है या कुछ भी, तो 2 हफ्ते का नोटिस देके। अगर आप पहले छोड़ रहे हैं तो आपको देना है 1 मंथ का नोटिस, और अगर आपको निकाला जा रहा है तो आपको मिलेगा 2 वीक का नोटिस, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर आपका काम बढ़िया रहा तो आपको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज द रेम्यूनरेशन? सुप्रीम कोर्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इतना डिटेल में मेहनत करनी है, जजेस के साथ बैठना है, तो सीधी सी बात है काम तो बहुत करना पड़ेगा। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस वैकेशन पे काम करते हैं तो हमसे भी काम कराएंगे। इनफैक्ट आप ये उम्मीद रखिएगा कि आपको हॉलीडेज पे भी काम करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी यहाँ पर बार नहीं है कि आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलने वाली है, आपको कभी भी काम किसी भी कंडीशन में करना पड़ सकता है। सो लॉ क्लर्क को यहाँ पर कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन मिलने वाला है 80,000 पर मंथ फॉर द असाइनमेंट टर्म, और यहाँ पर कोई और अलाउंसेज या प्री रिक्विजिट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। 80,000 आपको मिलेगा, ये पहले से इंक्रीज हो गया है। अच्छा, अगर 12 महीने के बाद उसको एक्सटेंशन दिया जाता है तो यहाँ पर 90,000 महीना उसको दे दिया जाएगा, ठीक, बढ़ जाएगा उसका अमाउंट, क्योंकि उसको यहाँ पर एक्सटेंडेड टर्म में रखा जा रहा है, तो वो बहुत केपेबल इनफ है जिसकी वजह से उसको रखा गया है। बात करते हैं रिजर्व पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। ये भी एक नई चीज आई। नई चीज क्या देखने को आई? वेट लिस्टिंग वगैरह हम तो सुनते हैं, ठीक है, वेट लिस्ट सब लोग सुनते हैं, लेकिन अब इसमें क्या नया है? इसमें ये नया है कि जो लॉ क्लर्क को एक रिजर्व पूल में रखा जाएगा। दे में इंगेज इन जजेस ऑफिसेस। मान लीजिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, वैकेंसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट में हर किसी को फिट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अभी कुछ कैंडिडेट बच गए हैं, तो उनको एक रिजर्व पूल में रखा जाएगा कि जजेस के ऑफिसेज में कभी कभार काम बढ़ जाता है या कोई और काम आ जाता है, उस दौरान हम इनको यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा, जो इंगेज नहीं हो रहे हैं जजेस के ऑफिसेज में या रिजर्व पूल में नहीं रखा गया है, उनको वेट लिस्ट असाइन कर दी जाएगी कंबाइंड स्कोर के हिसाब से। लेकिन वो वेट लिस्ट कब तक रहने वाली है? वो वेट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक रहेगी, जब तक कि अगला असाइनमेंट स्टार्ट नहीं होता है। कैंडिडेट जो इंटरव्यू स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर नहीं कर पाता है, वो अपनी विलिंगनेस के उसको रिजर्व पूल में रख दिया जाएगा एज पर द रैंक लिस्ट, ठीक है, जो मैंने बताया। और रिजर्व पूल में जो रहेगा उसको रजिस्ट्री में भी इंगेज किया जा सकता है वेरियस कोर्ट प्रोसेसेस के लिए। हो सकता है रजिस्ट्री में कोई काम हो, वहां पर ज़रूरत हो कुछ लोगों की, या कोई और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट है, तो क्योंकि आप उसकी कैपेबिलिटी को तो समझ पा रहे हो ना कि अगर वो पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 क्लियर करके आ रहा है, स्टेज 3 क्लियर इंटरव्यू में मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म मान लीजिए नहीं कर पाया, लेकिन समवेयर वो लाइन में कहीं तो एक्सटेंड कर रहा है, तो इन दैट केस आपने क्या किया है, आप उसको रखोगे रिजर्व पूल में, ठीक है, कि आगे जरूरत पड़ने पर हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। ड्यूटीज लॉ क्लर्क की क्या होंगी? एक तो आइडिया आपको मिल गया होगा, जो आपका पेपर हो रहा है उसी में, क्योंकि आपसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड चीजें भी लिखवाई जा रही हैं, तो यहाँ पर आपको ब्रीफ समरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जो फ्रेश एडमिशन मैटर्स आ रहे हैं उस पर आपको रेगुलर हियरिंग मैटर्स का एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको कोर्ट में बैठना पड़ेगा रेगुलर मैटर्स की हियरिंग में, और आपको सारे आर्ग्यूमेंट्स नोट डाउन करने पड़ेंगे जो वहां पर चल रहे होंगे। रिसर्च वर्क आपको कैरी आउट करना है जज को असिस्ट करने के लिए, ड्राफ्ट जजमेंट्स बनाने के लिए, जज को मदद करनी है स्पीचेस वगैरह प्रिपेयर करने में, और एकेडमिक पेपर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि राइटिंग स्किल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे कभी भी कुछ भी लिखने को कह सकते हैं। मान लीजिए 1 घंटे बाद उनको कहीं पे स्पीच देने जाना है, वो एट द मोमेंट आपसे कहेंगे कि फटाफट एक पन्ना लिख के तैयार कर दो, इस मैटर पे आपको लिख के देना पड़ेगा। एकेडमिक पेपर्स, कहीं पर भी वो यूनिवर्सिटीज़ में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जजेस बुलाए जाते हैं, कॉन्वोकेशन में बुलाए जाते हैं, तो उन सब केसेस में वहां पर उनको बोलना होता है, वो आपसे कंटेंट लिखवा सकते हैं। हेड नोट्स आपको जजमेंट्स का प्रिपेयर करना आना चाहिए जो कि जजेस ने ऑथर किया हो, क्योंकि आप देखते हो कि हर एक कॉमन मैन हेड नोट को पढ़ के ही समझता है जजमेंट के बारे में, तो वो हेड नोट आपसे ही प्रिपेयर करवाया जाएगा। कोई भी अदर वर्क परफॉर्म जो करना है जो जज ने कह दिया, कोई एक्स्ट्रा वर्क है कभी लग रहा है डेली बेसिस पे भले ना होता हो, लेकिन जज को अगर रिक्वायर्ड लगता है तो उन्होंने डायरेक्ट किया तो आपको करना ही पड़ेगा। नो मैटर छुट्टी का दिन है, नो मैटर आवर्स आपके वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लॉ क्लर्क जो रजिस्ट्री से अटैच होगा वो सब कुछ टास्क वो जो उठाएगा करेगा, वो भी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी की डायरेक्शन में होगा जो भी उसके सर पर बैठा है।
So this was all about the law researcher cum research associate cum law clerk in the Supreme Court. अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ख्वाब देख रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में समवेयर आगे चल के बैठना चाहते हैं एज अ सिटिंग जज या फिर एज एन एडवोकेट अपीयर होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सजेशन है कि ज़रूर आप इसके लिए अप्लाई करो, या फिर आप एक अच्छे रिसर्चर, ये जॉब ऐसी है जो आपको हर एरिया में हेल्प करेगी। अगर आप कभी भी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जानना चाहते हो तो आपको रिसर्च का आइडिया यहाँ से मिलेगा, क्योंकि रिसर्च हर जगह काम आती है। जज बनेंगे तो आपको रिसर्च करनी है, आप एक अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो आपको रिसर्च करनी है, आपको एडवोकेट बनना है तो आपको रिसर्च करना है। तो अगर आपने LLB करते ही आप यहाँ पर सेट हो जाते हो तो आप समझ लीजिए अपने करियर को सेट कर रहे हैं, एक ऐसा काम सीख के जिसके बेसिस पर आपका पूरा करियर सरवाइव करेगा। आपने एक बेस तैयार कर दिया यहाँ पर, इसलिए ये जॉब बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जब काम करेंगे तो इससे ज़्यादा बेटर गाइडेंस मुझे नहीं लगता किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए हो सकता है। दूसरा, आप उनके साथ बैठेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा, आपको हो सकता है आगे आपकी लाइफ में आपको क्या करना है वो चीज़ भी आपकी सेट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। आई होप मैं आपका डाउट पूरा लॉ रिसर्चर को लेके क्लियर कर पाई होंगी। फर्दर अपडेट्स के लिए, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लस जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, क्लैट PG के लिए हमारा अनअकैडमी अचीवर्स बैच लेके आ रहा है, तो डू ज्वाइन अवर बैच। हमारे पोर्टल पे जाके अनअकैडमी के आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। नॉमिनल प्राइस पे ज्वाइन करिए। प्लस आज से मेरी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं at 8:30 PM, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। थैंक यू सो मच।